नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर, इस कार्यक्रम में किरदार-ए-ज़िंदगी में मैं नेहा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार हम एक ऐसा किरदार लाते हैं, एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं, जो हमें प्रेरणा से ओत-प्रोत कर देती है। हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके बहुत सारे जवाब हमें मिलते हैं, जिससे हम अपने जीवन को कुछ बेहतर, कुछ थोड़ा-सा बेहतर बनाने की कोशिश, एक छोटी-सी कोशिश को जारी रखते हैं। तो इसी यात्रा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा जोशी, जो कि सर्टिफाइड काउंसलर और पेरेंटिंग कोच हैं, जयपुर से हैं। डॉक्टर सीमा जोशी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच, स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा-सा मैं डॉक्टर सीमा जी के बारे में बताऊँगी कि वो एक उनकी एक फाउंडेशन है, सेक्रेटरी है जिसका नाम है मौलिक, जिसमें वो बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, हमारे समाज को किस तरह हम बेहतर बना सकें, स्पेशली जो माँ-बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के बीच के जो रिश्ता है, उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हमें बताती हैं। उसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है, द पेरेंटिंग के नाम से। इनकी एक कविता, एक इनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसका नाम है पेरेंटिंग, एक यात्रा स्वयं की ओर। मैं इसी बीच में सबसे गुज़ारिश करूँगी, इनकी पुस्तक को ज़रूर देखिएगा, इनके चैनल पे जाइएगा और इनकी बातें सुनिएगा। इस 1 घंटे में तो हम जो सुनेंगे, हम जो सीखेंगे, बट उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा उनकी कई अवार्ड्स से नवाजित हो चुकी हैं, तो कुछ चंद अवार्ड्स के नाम मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि हुनर से पहचान आई एग्जिट अवार्ड 2018 में इन्हें मिल चुका है, अस्तित्व की तलाश बाय मैत्री और नव जागृति संस्थान के द्वारा। उसके अलावा इन्हें महिला रत्न सम्मान से भी सुशोभित किया गया है 2012 में विश्वामित्र परिवार के द्वारा। और ये कार्यक्रम खुला आकाश, जो कि दूरदर्शन जयपुर में प्रसारित हुआ था, उसके कुछ एपिसोड्स में भी इनकी भागीदारी रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पे भी जो ये समाज का जो उन्होंने एक फील्ड लिया है, उसी के बारे में ज़रूर से उन्होंने चर्चा करी होगी, बातचीत करी होगी। तो ये तो थोड़ा-सा परिचय हमारी तरफ से था, डॉक्टर सीमा जोशी। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप थोड़ा-सा मुझे और अपने दर्शकों को अपने बारे में अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ कि आप कहाँ से हैं, कैसा सोच, किस तरीके से इस राह पे आप आई हैं? ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। सभी दर्शकों को, नेहा को और इस पटल को, सभी को मेरा बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। नेहा जी ने तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन ठीक है, हर इंसान की एक ज़िंदगी होती है, एक जर्नी होती है। आप लोग के तो प्रोग्राम का ही नाम है कि किरदार-ए-ज़िंदगी, तो बस हम अपना अपनी एक ज़िंदगी मिलती है और उसमें अपना किरदार ही बस निभाते हैं और पता ही नहीं चलता कब इतने आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना सा मेरा मानना है कि वो किरदार जो हमें मिला है, उसमें हम इंटरनली इवॉल्व होते जाएँ अगर, तब तो अच्छा है। अदरवाइज़ तो क्या है कि ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ? तो जब एक दिन मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था आप शुरू से ही शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू से ही शुरू बिल्कुल, करती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। एजुकेशन राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट है वनस्थली विद्यापीठ, वहीं से हुई है। जी। फ्रॉम 10th टू एमएससी मैंने वहीं से किया है। आफ्टर मैरिज राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया, बीएड किया। देन आई जॉइन कॉलेज एज अ लेक्चरर और आगे बस चलते गए तो लगा कि अब इसी लाइन में रहना है, तो चलो पीएचडी भी, मतलब इसीलिए पीएचडी की थी क्योंकि मैं लेक्चरशिप में आ गई थी। पीएचडी करी, लेकिन फिर मैंने राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, तो मैंने 7th मेरिट से पास कर लिया था, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। लेकिन कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण, मतलब मेरे फादर इन लॉ एक्चुअली बहुत एजेड थे, अभी तो ही पास्ड अवे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, मैं अकेला रह जाता हूँ, तो सीमा तुम जॉब छोड़ दो। तो मैंने सोचा कि लाइफ क्या है, लाइफ टोटल हमारा डिसीजन ही तो है।
मतलब अ चेन ऑफ आवर डिसीजंस। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरे को लगा कि जो भी चीज़ें डेस्टाइन्ड हैं वो अपने आप सामने आती जाएँगी। और मुझे कभी रिग्रेट भी नहीं रहा, क्योंकि सबने मुझे कहा कि फर्स्ट ग्रेड जॉब है, 7th मेरिट आई है और 6 मंथ्स में ही जॉब छोड़ देना, ये क्या सही है क्या? तो मैंने सोचा सही गलत तो देखा जाएगा। अभी वक़्त की डिमांड यही है, ठीक है ना? सही गलत तो बाद में, ये तो हम आउटकम की बात करते हैं। लेकिन उस समय की, उस पल की वही डिमांड थी, तो मैंने जॉब छोड़ा। फिर मैंने 2010 में अपना एक एनजीओ रजिस्टर कराया। तो क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रही थी, मेरी पीएचडी भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे ही है। तो हर टाइम हम पढ़ते थे कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक पर्सन, मतलब हर कोई यूनिक है, अद्वितीय है। भगवान ने हर कोई एक अनूठी कृति बना के भेजा है, तो सब मौलिक हैं। तो फिर हमने अपने एनजीओ का नाम भी मौलिक फाउंडेशन ही रखा। उन दिनों कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, तो मैं आपको यहाँ एक बात शेयर करना चाहूंगी जो कि मेरे मतलब बहुत दिल के करीब है। मेरी एक फ्रेंड की, पता नहीं वो सुन भी रही होंगी, हो सकता है। तो मेरी फ्रेंड की डॉटर थी, सौम्या नाम था उसका। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत छोटी सी थी, स्पेशल चाइल्ड थी। तो एक दिन मैं कह रही थी कि मुझे लगता है पता नहीं लाइफ आगे चलेगी नहीं चलेगी, मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गई, लगता है कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी। उस बच्ची ने, जो कि खुद अपनी लाइफ के लिए अपने मॉम डैड पर डिपेंड थी, स्पेशल चाइल्ड थी, मेंटली स्पेशल चाइल्ड थी। तो उसने मुझे कहा कि सीमा आंटी क्यों चिंता करते हो, आपकी बेटी है ना। तो मुझे अभी भी गूज बम्स होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जब ये बच्ची सोच सकती है कि मैं हूं ना, तो मैं क्यों नहीं सोच सकती। तब हम लोगों ने अपना एनजीओ रजिस्टर कराया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने कर्ट्स इंटरनेशनल के साथ काम किया, अर्बन गवर्नेंस पे, लोकल गवर्नेंस पे 3 साल तक काम किया। फिर हमने जो नाबार्ड, आप जानते होंगे, नाबार्ड है जैसे आरबीआई है, वैसे रूरल डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल एजेंसी है। उसके साथ हमने राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट के 300 गांवों में फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल। फिर हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट किया नाबार्ड के साथ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज। जी। वो हमने यहाँ पे जयपुर में ही एक ब्लॉक है, दूदू ब्लॉक, वहां पर काम किया। तो करीब 50 एसएचजीज का हमें प्रोजेक्ट मिला था। वहां हमने उन महिलाओं के साथ करीब 750 महिलाओं के साथ काम किया, उनको बैंक से लिंक किया, कुछ लोन वगैरह दिलाया। लेकिन फिर हमारा वो खत्म हो गया था प्रोजेक्ट। और फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी थी, वो सब अपन डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग थी। जो कभी अपन एसएचजीज पे या महिलाओं पे बात करेंगे, तो मैं जरूर अपने वो वाले एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। इस बीच में राजस्थान में जो अपना राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसमें एज अ मेंबर पोस्टिंग मिल गई थी फॉर 3 इयर्स। तो हमने राजस्थान के सारे बच्चों के साथ काम किया और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, कैसे एक छोटे छोटे बच्चे भी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्यों इंसान रेप करता है, क्यों एक इतना बड़ा आदमी एक 6 महीने की बच्ची को देख के अपना आपा खो जाता है। तो ये सब चीजें देखी। दिल थोड़ा सा शुरू में ये सब आसान नहीं था उन बच्चों से मिलना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इट्स लाइफ, हमें उनको संभालना है, उनको देखना है। और साथ में ही हम जो आपने खुला आकाश बताया, एक्चुअली उसमें नेहा जी मेरा वही रोल था जो आज आपका रोल है। हम एक स्टडीज मैं क्वेश्चंस पूछती थी उसमें। तो वो उसमें मतलब था वो बच्चों के लिए प्रोग्राम, लेकिन मेरे एक सर है कमलेश चंद्र, उनका था, मैं उनके साथ काम करती थी, इसलिए मैंने उनसे वो सवाल पूछे थे। और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था दूरदर्शन पे, यूट्यूब पे अभी भी उसके एपिसोड्स हैं सारे, 16 एपिसोड सभी में। और जी, आज अब इसके बाद दर्शक और मैं जरूर वो एपिसोड्स देखने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल, आपको चेंज सीमा जोशी दिखेगी, क्योंकि वो पुराना हो गया ना। और साथ में मैंने क्या कि एक चीज देखा इस पूरी जर्नी, सॉरी मैं कह रही ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, डोंट वरी अबाउट इट।
तो हम एक चीज जो मैंने इस जर्नी में देखी, बहुत सारे बच्चों के हम टच में आए। अभी भी हम लोग अपने एनजीओ में एक प्रोग्राम करते हैं, आओ बात करें, क्योंकि जब कोविड आया था ना, उस टाइम मैंने देखा कि बहुत लोगों को ना एक अजीब सा डिप्रेशन था, बहुत लोगों के बीपी बढ़ रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो हमने इस आओ बात करें को एक मतलब हमने वाइडर उसमें देखा है कि हमने सिर्फ ये नहीं है कि हम छोटे बच्चों से ही बात कर रहे हैं, हमने इसमें सोचा ओल्ड एज होम में जो लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, उनको अगर कुछ नहीं मिलता है तो दूसरों का टाइम नहीं मिलता है, और टाइम देना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चों के साथ तो ये है कि मैं जब अपन पेरेंटिंग पे बात करेंगे तब मैं बताऊंगी कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो कह रहे होते हैं वो एक्चुअली उनके पास उतनी वोकैबुलरी, उतनी बड़ी बातें, उतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन उनके सेंटेंसेस के पीछे कुछ साउंड और होता है, जो कि एक उनका इमोशन होता है, उनका फीलिंग होती है, जिसको हमें समझना होता है। तो मैंने बच्चों के साथ ये, हम एवरी ट्यूसडे यहीं पे जाते हैं, बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं एक मंदिर में, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको मैं कहानी सुनाती हूँ। और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा, वहां, और जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच में मेरा नाम होता है सीमा दोस्त, बच्चे ऐसे ही कहते हैं सीमा दोस्त, बच्चों की सीमा दोस्त, सारे छोटे बच्चे मुझे सीमा दोस्त कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम वो कहते हैं ना कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो मुझे लगा शायद दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, तो मैं उन बच्चों की दोस्त हूँ, और बच्चे हमसे बात करते हैं, और स्टोरीज के थ्रू उनको इनडायरेक्टली हम सोचते हैं कि कुछ वैल्यू सिस्टम अगर हम दे सकें उनको, हम थोड़ा सा मतलब इंटरनली स्ट्रेंथन अप कर सकें, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। तो ये आओ बात करें हम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ये सब हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, जबकि हमने जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाले और ये सब प्रोजेक्ट किए हैं कट्स के साथ, अर्बन गवर्नेंस, वो उनकी फंडिंग थी, लेकिन ये हम अपने बेस पे कर रहे हैं। और एक हम करते हैं लाओ खिलौना, क्योंकि मेरा मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे अंबानीज का बच्चा हो, या बच्चा छोड़िए या हम भी हो, हम किसी घर पे जाएं और टेबल पे एक टॉय पड़ा हो, वो बंदर होता है ना ऐसे बजाने वाला, टक 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 टक, तो हम भी एक बार को तो उठा के उसमें चाबी भर ही देंगे और देखेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर एक बच्चा है। और बहुत सारे टॉयज ऐसे होते हैं घरों में जो कि हमारे बच्चे ने डिस्कार्ड नहीं किए, बच्चे बोर हो गए, लेकिन वो टूटे नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टूटते भी नहीं है। तो हम साल में एक बार बच्चों को, बस्ती के जो बच्चे होते हैं उनको हम टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके साथ कनेक्ट करने के तरीके हैं। तो ये लाओ खिलौना, तो इस तरह से हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं। छोटे छोटे काम नहीं है, बहुत बड़े इम्पैक्ट वाले काम है ये, ने छोटा काम मत कहिए, बहुत अच्छी पहल है ये, बहुत सुंदर पहल है। और मैं ये सब सुन रही हूँ, उसी से मुझे पता चल रहा है कि कितना आप हंसी खुशी में ही, खेल खेल में ही कितना कुछ दे रही हैं। वो उसका इम्पैक्ट शायद आपको तो ज्ञान होगा ही, बट हाँ, हम सबको ही और समाज को बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। इसी के साथ में एक बार बस हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जिनके वजह से हम हैं, उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं, मानवी जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सब समय निकाल के हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं। उसके साथ राम पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बोल रहे हैं बहुत ही सराहनीय बात। और सबके मन के मंशा यही है कि जो सीमा जी बोल रही है, उनका एक एक शब्द, जो एक एक बात है, वो बहुत ही सुंदर है। और हम सबको समझना चाहिए कि चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीजों को अगर आसानी से हम सुलझा लें और समझ लें तो कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। तो आगे चलते हैं इस बात में कि आप हम हमेशा बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से सबसे पहले हम जुड़ते हैं माता पिता से। तो उसी से मेरा एक सवाल, सबसे पहला और सबसे बेसिक फाउंडेशन मैं कहूंगी कि व्हाट इज पेरेंटिंग। आपके हिसाब से पेरेंटिंग क्या है? इसे कुछ शब्दों में जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हर चीज में क्या होता है कि एक होती है उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन। तो अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि बच्चे का मतलब बर्थ से लेके और अडल्टहुड तक उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, इन सब डेवलपमेंट में
सपोर्ट करना, उसमें अपना जितना पार्ट हम अदा कर सकते हैं वो अदा करना, ये एक डिक्शनरी डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमने इतने बच्चों के साथ काम किया, महिलाओं के साथ काम किया, तो मुझे लगा कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब कि हम ये तो जानते हैं कि हमारी एक सुपर हीरो हैं, हमारे गॉड जिसको कहते हैं, वो उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया के लोगों को बनाया है। तो भगवान ने क्या अपनी जिम्मेदारी, जो भगवान खुद क्रिएटर है, उन्होंने आपको क्रिएटर बना दिया, आपको ही रेगुलेटर बना दिया। तो क्या भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक बच्चे को पालना पोसना की उसका मतलब कि इम्यूनिटी चार्ट, उसके वैक्सीनेशन चार्ट को चेक करना और उसका हाइट वेट नापना, उसको एक अच्छे की टॉप स्कूल में, क्योंकि वो भी हमारा ही ईगो होता है कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। बच्चे की तो वो भी डिमांड नहीं होती है, बच्चे को लगता है अरे इतना पास में भेजो ना कि मैं फटाफट घर आ जाऊं। लेकिन ठीक है, ये भी हमारा अपना ईगो होता है कि हम सोचते हैं कि बड़े स्कूल में डाल दें। तो क्या सिर्फ इतने से काम के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्या? तो क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रही थी तब मैंने देखा, और दूसरा जब हम मैं काउंसलर भी हूँ, चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो लोगों से जब हम मिलते हैं तो मुझे लगा नहीं, ये काम सिर्फ इतने से के लिए तो भगवान ने नहीं भेजा आपको, आपके पास अपनी जिम्मेदारी आपको इसलिए तो नहीं दी, इसके पीछे कोई ना कोई और कारण है। तब जब हमने और कारण ढूंढने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो समझ में आया कि पेरेंटिंग एक्चुअली एक हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चा हमारी लाइफ में आता है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं ना कि बच्चे मतलब आप अगर ज्यादा नहीं संभालेंगे तो भी पल तो जाते हैं, बड़े तो हो जाते हैं। ऑर्फन होम्स में भी बच्चे पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप क्या खास हैं, या हम सोचते हैं कि वहां की जो केयर टेकर है उनको भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उनका क्या खास रोल होता है। देखिए, ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है ना, वो किसी ना किसी खास उद्देश्य से मिली है, और वो उद्देश्य है कि हमको अपनी ये इस सोल जर्नी को पूरा करना है, आत्मा की जर्नी को पूरा करना है। तो जो पेरेंटिंग है उसका उद्देश्य भी बहुत डीप है। और लोगों ने क्या हमसे मिलते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, अरे मुझे जल्दी से बता दीजिए मेरे बच्चे को, मैं फिक्स करना चाहती हूँ, बस वो ठीक हो जाए कैसे भी। और लेकिन ये आपका कोई राइट नहीं है बच्चे को फिक्स कर देना, उसकी प्रॉब्लम्स खत्म कर देना। मेरा ये मानना है, पता नहीं यहाँ पे पेरेंट्स मेरे से अग्री करेंगे या नहीं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ बच्चे का फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड बेसिक वैल्यूज, बेसिक हैबिट्स, बस उतना ही है आपका ज्यूरिसडिक्शन। बाकी उसकी अपनी जर्नी है, उसको अपनी जर्नी में चलने दीजिए, तो वो उससे सीख पाएगा। तो बच्चे को आप सिर्फ इतना सा सहयोग कीजिए कि वो ये जान पाए कि उसमें भी सिर्फ सहयोग करना है, आपको बताना नहीं है कि तुम इसलिए इस दुनिया में आए हो, कि तुम तो आईएएस बनने के लिए दुनिया में आए हो बेटा। ठीक है, मुझे कोई मिले थे आईएएस, उन्होंने कहा कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने चांदी की चम्मच से में शहद लगा के मेरी जबान पे लिख दिया था कलेक्टर। तो हम तो आपका ये उद्देश्य नहीं है। बच्चे को बताइए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम अपने आप को जान पाओ, तुम अपने आप को समझ पाओ कि तुम हो कौन, और उसमें आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए और बच्चा अपनी जर्नी खुद तय कर लेगा। तो आपको अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करना चाहिए। एफआईआर भी नहीं लिखते हैं, अगर उस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है तो पुलिस नहीं लिखता, और हम सारा का सारा ओवर पावर कर लेते हैं। बच्चे की फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी हमारे लिए वैल्यू नहीं करता, सिर्फ मेरा ईगो मेरे लिए वैल्यू करता है। तो इसलिए होता है क्योंकि मेरे भी सही बात बोला आपने। जी प्लीज। बिल्कुल सही बात बोला कि पेरेंट्स आजकल मैं भी देखती हूँ, और बहुत हमेशा से ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स शायद नहीं कर पाते वो अपना सारे सपने बेचारे बच्चों पे के थ्रू करवाना चाहते हैं, जिसका मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें खुद ही ग्रो करना चाहिए, उन्हें खुद हर डिसीजन लेना चाहिए। जो कि आपने सबसे पहले अपनी बातों में बोला था कि हमारी लाइफ क्या है, हमारे खुद के डिसीजंस।
तो डिसीजंस हमारे खुद के ही हो तो ज्यादा बेहतर होता है। इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर सीमा, कि आप इतने समय से बच्चों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स, क्या ऐसी कुछ समस्याएं जो आप देखती हैं कि बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगी आप? हाँ जी। देखिए क्या है कि हम हर जगह ना यही कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। हर इंसान एक खास काबिलियत, खास ट्रेट्स लेके इस दुनिया में आया है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों से कांटेक्ट में आते हैं तो पता चलता है कि है तो हम यूनिक, मतलब भगवान ने तो हमें यूनिक ही बना के भेजा था, लेकिन जो इश्यूज हैं वो बड़े कॉमन है। तो वो वही है कि ज्यादातर जो पेरेंट्स है ना, वो यही है कि वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, और वो वही बनाना चाहते हैं जो वो नहीं बन पाए। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि जो पेरेंटिंग है उसको हम सोचते हैं कि वो उसके लिए, बच्चे को पालने के लिए। पेरेंटिंग एक्चुअली बच्चे को पालन पोषण के लिए नहीं है, बल्कि चाइल्ड इज द सेकेंड चांस टू नो योर सेल्फ। आपको अपने आप को जानने के लिए एक मौका और मिला है, लेकिन हम उस मौके को गवा देते हैं। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे वो मौका छीन लिया, और दूसरी बार जब हमें भगवान देता है तो हम खुद किसी को बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ हमने जो जनरली प्रॉब्लम्स देखी थी वो यही देखी थी कि पेरेंट्स बच्चों के वैक्सीनेशन चार्ट, हाइट, हेल्थ, ड्रेसिंग, इनको इतना बड़ा इश्यू बना लेते हैं, उनकी एजुकेशन, इन सबको इश्यू बना लेते हैं, और साथ में उसका करियर, उसके लिए वो क्या अर्न करेगा। चाहते सब हैं। अगर हम उनसे पूछे आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो कहेंगे आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी अ हैप्पी चाइल्ड। हम हर कोई हैप्पी चाइल्ड बनाना चाह रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे हैप्पी नहीं है। तो वो ये नहीं जानना चाह रहे कि बच्चे हैप्पी क्यों नहीं है। तो हैप्पीनेस की तलाश में खुद भटक रहे हैं, अपने बच्चों को भटका रहे हैं, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो बच्चे को फिक्स करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बस मेरा बच्चा मेरा कहने मानने वाला होना चाहिए, एक ओबीडियंट, एक वेल बिहेव्ड, कल्चर्ड, बिल्कुल मेरे कहे में चलने वाला एक अच्छा बच्चा, जो कि अपनी अच्छी पढ़ाई करके अच्छा करियर बना ले और फिर खुश हो जाए। हेलो, चलिए मैं आगे चलती हूँ, शायद नेहा डिस्कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, जो जय कृष्ण मूर्ति है, उन्होंने तो कहा भी है कि सिर्फ लिटरेसी, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, सिर्फ ककहरा पढ़ लेना, मतलब सिर्फ एबीसीडी पढ़ लेना, अ आ इ ई पढ़ लेना ही जिंदगी नहीं है। असली पढ़ा लिखा इंसान तो वो है जो खुद को जान सके। और पेरेंट्स क्या करते हैं, जानने नहीं देना चाहते बल्कि बनाने में लग जाते हैं। तो असली प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, मतलब मेरे हिसाब से बने बच्चा। बच्चा तो बन ही जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बनना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आप। बीच में सॉरी सीमा मैम और दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगी, थोड़ी नेटवर्क में शायद कुछ इशू हो गया था, बट सीमा मैम हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत आभार, स्पेशल आभार इस बात का। तो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मैम कि पेरेंट्स का रोल क्या है। तो इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल है कि आपके हिसाब से जो बच्चों का विकास, उसमें पेरेंटिंग की कितनी भूमिका होती है? मेरा मतलब है कि अगर एक बच्चा 18 साल का है या 19 साल का है, जब वो एक कोई डिसीजन लेता है समाज में, बुरा डिसीजन लेता है स्पेशली, तो उसमें पेरेंटिंग का कितना रोल था? क्या वो 100% पेरेंटिंग, या किस रेशियो में आप बांट सकती हैं, आप बांटना चाहे मान सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो भी, जैसे आपने कहा कि बच्चा कुछ ऐसे डिसीजन लेता है या कुछ गलतियां कर देता है, मतलब जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है वो बिहेवियर, अपन उसी की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि गलत सही का तो क्या जी कहें, जी बिल्कुल। क्योंकि हर किसी जी का सच, हर किसी का सही और गलत अलग अलग होता है। क्योंकि जिसने मतलब मैं रोटी चुराई स्पेसिफिक हो है, जाती हूँ, क्राइम रेट, अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो अगर हम बात करें क्राइम रेट, तो उसके बारे में। उसमें
बिल्कुल मेरा तो फर्म बिलीफ है कि ना पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा रोल है एक्चुअली। जब भी हम ऐसे बच्चों से बात करते हैं जो कि पेरेंट्स एक्चुअली हमारे पास तो बच्चों को लेके ही आते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए या मेरे पार्टनर को बदल दीजिए मतलब ठीक कर दीजिए उसको। तो जी जी। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि वो सारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो कहीं ना कहीं उनकी पेरेंट्स की अपनी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो उन पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए जो भी कानून बना हुआ है ना, बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ हैं, और कुछ गलत हो जाता है तो बहुत रैलियां निकलती हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल भी दिया जाता है, सब कुछ हो रहा है और 2-4 लोगों को फांसी भी हो गई, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी क्राइम रेट तो नहीं घट रही, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि देखिए इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में पेरेंट्स खुद सिखाते हैं बच्चों को। मैं थोड़ा ओपन होके ही बोलूंगी। एक फादर है, देखिए जिसका बच्चा नर्सरी में जा रहा है वो फादर बिल्कुल यंग होंगे, ठीक है ना, तो वो खुद कह देते हैं कि तू मुझे बता तेरी टीचर कैसी लगती है। आप ये कौन सा वैल्यू सिस्टम पास ऑन कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। और मतलब हंसी मजाक चलती है थी। तो अब जब मेरे पापा मुझसे ये पूछ रहे हैं तो बच्चा भी, क्योंकि टीवी भी देख रहे हैं, तो बच्चा कह देता है ये मेरे सामने की घटना है कि पटाखा लगती है। ये है पेरेंट चाइल्ड कॉन्वर्सेशन। तो बच्चे तो बोलेंगे, पेरेंट्स सिखाते हैं कि अरे कुछ नहीं है, टीचर को सुना देना, कह देना मेरे पापा कर देंगे जो। मैं ऐसे बच्चों से कुछ जानती हूँ जो कि इस तरह की बातें करते हैं, और ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ। तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स की इंटरनल एम्प्टीनेस है उस वॉइड को वो भरने के लिए, उस फुलफिल करने के लिए अपनी अनमेट जो डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना सिखा देते हैं कि बेटा आ, अगर पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसा ही पावर है। और आजकल चाहे अच्छा, अब पेरेंट्स का खुद से कनेक्शन नहीं है, खुद से कनेक्टेड नहीं है। आप भी हो, मैं भी हूं, क्योंकि देखिए कॉन्शियसनेस एक पल की घटना नहीं है कि ठीक है आज से मैं कॉन्शियस रहूंगी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो मोमेंट बाय मोमेंट, मोमेंट बाय मोमेंट प्रैक्टिस की चीज है। तो अब पेरेंट्स क्या होता है कि खुद कॉन्शियस नहीं है, खुद बच्चों में ये चीज डाल रहे हैं, साथ में हमारे यहाँ पे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है, बच्चों को एडमायर किया जाता है, बच्चों के लिए हर काम किया जाता है, लेकिन एक छोटी सी लाइन और लिखी रहती है बहुत बारीक अक्षरों में, वो जो हर डिब्बे पे भी या हर चीज पे लिखी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। जी हाँ, बच्चों को कह दिया जाता है कि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें खेलने दिया जाएगा। आज तुम दिन में सो, देखिए सिर्फ बच्चे को ये तक कह देते हैं अगर आज तुम दिन में सो गए ना तो मैं तुम्हें शाम को गार्डन ले जाऊंगी, तुमने अच्छे नंबर लाओगे तो मैं साइकिल दिलाऊंगी। थोड़े बड़े होते जाते हैं जैसे 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 जैसे, तो खिलौने बदलते जाते हैं, बाकी तो शर्तें चलती रहती हैं। तो बच्चा सोचता है कि लाइफ जो है ना वो अचीवमेंट बेस्ड है। अगर मैं कुछ अचीव कर रहा हूं, मेरे पास पैसा है, कुछ आउटकम है, मतलब हमारी पेरेंटिंग टोटल आउटकम बेस्ड है, अचीवमेंट बेस्ड है। तो अब अचीवमेंट के लिए तो क्या करेंगे हमको बस बाय हुक एंड क्रुक मुझे अचीव करना है, चाहे मैं चीटिंग करके करूं। अच्छा, दूसरा दूसरे बच्चों के पास बहुत चीजें हैं, साथ में आपने एक एम्प्टीनेस पास ऑन कर दी है बच्चे के मन में भी। उसको लग रहा है कि मेरे फ्रेंड के पास अगर आईफोन है तो मेरे पास इससे कम तो नहीं हो सकता, सैमसंग से काम नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब वो उसको पाना है, क्योंकि उसको यही पता है कि पाना ही जिंदगी है, कुछ भी पा लो, अचीव करो। और हमारे यहाँ तो जबकि कहा गया है गीता में तो कि फल की इच्छा मत करो, तो और यहाँ हम कह रहे हैं घर में बातें हमारे यहाँ भी यही हो रही हैं, हर मदर फादर गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन कर वो भी यही रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ एक बड़ी अच्छी सी बात है कि जो बच्चे होते हैं ना उनके पास आपकी अडल्ट लैंग्वेज समझने की मतलब नहीं होता, उनको नहीं समझ में आती।
उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ में आते, बेटे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तो तुम जीवन में फेल हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ में आते, उनको लॉजिक समझ में नहीं आते, उनको रीजन समझ में नहीं आते, लेकिन उनको समझ में आते हैं आपकी एनर्जी। वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं कि आप इस सिचुएशन में, फलाना सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बच्चा समझ जाता है। और जो ये समझता है, उस चीज का इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी में आता है। और आप हमेशा याद रखिए कि जीवन में कोई भी घटना घट जाए अपने बचपन की, वो घटना या वो लोग भले हमें याद नहीं रहे, लेकिन उस घटना के साथ जो फीलिंग जुड़ी हुई है वो पक्का हमें याद रहती है। Correct. याद रहती है, मेरा मतलब है हमें महसूस होती है, हम महसूस करते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि मुझे क्यों गुस्सा आता है। जैसे इन लॉज के यहाँ पे होता है ना, मुझे क्यों गुस्सा आता है कि अगर मेरे फादर को कोई डाउनग्रेड समझता है, मुझे क्यों गुस्सा आता है। उसको लगता है ये तो इक्वालिटी की बात है, अगर मैं इनके पेरेंट की इज्जत कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट की क्यों नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि हमने बचपन से यही सुना था कि कमजोर होना गलत है, और मुझे बताया गया था कि तुम्हारे पापा घर में औरों की तुलना में थोड़े वीकर हैं। मम्मी ने भी यही शिकायतें की थी हमेशा कि मैं तो बड़ी विक्टिम रही हूँ तुम्हारे पापा की, तो मेरे पापा या तो खराब हैं या वीक हैं। अब वीक होना तो देखिए, अरे वीक हो तो आप जिंदगी को चला ही नहीं सकते। वीक लोगों के लिए तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, मैं उस चीज को हाइड करने के लिए, या मैं उस पावर को लेने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ पावर सीकिंग एनिमल, मतलब पावर सबको चाहिए, पावर चाहिए, पोजेशन चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब वो बात अलग है कि पहले वैल्यूज पावर होती थी, अगर आज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में पैसा पावर है, तो अब क्या होता है कि मेरे पापा अगर कमजोर है, इसका मतलब मेरे पापा मेरा ईगो बन गए। जैसे बच्चे मम्मी पापा का ईगो बन जाते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, मेरी मतलब अनमेट जो मेरी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए तो मैंने बच्चों को अपना ईगो बना लिया। और बच्चों के लिए जब हम बड़े जाते हैं, उनके लिए भी उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनकी भी तो अनमेट नीड्स रह गई हैं, तो उनको तो आप देखिए हम रिएक्ट करते हैं, हर बात पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस की कमी है। वो फीलिंग्स अंदर पॉपअप होती रहती हैं, वो पेन, वो ट्रॉमा, और वो हम महसूस भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए। आप बच्चे को थोड़ा प्यार कम कर लीजिए, चलेगा, लेकिन उसको ऑथेंटिक बनाइए। आप ऑथेंटिक रहिए खुद उसके सामने, कम प्यार चल जाएगा, लेकिन जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है ना, ये नहीं चलेगा। आप सोसाइटी में जैसे आप हो, जनरेशन टू जनरेशन यही चीज पास होती जा रही है, और लेगेसी में हम यही सीखते हैं। तो मेरे डीएनए में भी यही है कि बस मैंने बहुत डांट खाई है, अब बेटा तू मिल गया है मुझे मेरा बच्चा, अब मैं तुझ पे निकालूंगी। तो यही चलता रहता है पूरा। बहुत सही बात है बोली आपने मैम। और आपसे बात करते वक्त हमें खुद, मुझे भी महसूस हो रहा है, और शायद हमारे दर्शकों को और जो आगे सुनेंगे उन्हें भी ये महसूस हो रहा होगा कि कितनी ही छोटी छोटी बातें हैं जो हम जानते तो हैं, बट हमारे कॉन्शियस माइंड में वो नहीं रहती। हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। जो आपने एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट्स की बात करी है, कि मैंने भी बीएड एमएड किया है, और हम ये पढ़ते थे कि एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट बहुत खराब चीज है, लेकिन ये हम कर देते हैं, ये अनजाने में ही शायद, या क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये बिल्कुल नो नो है, शायद इसलिए मुझे लगता है कि छोटे से बच्चे को कुछ भी छोटा सा बात कर दी कि आप ये करो तो मैं ये दे दूंगा आपको, ये बहुत बहुत हर घर में होता है मेरे ख्याल से, और शायद ये इसकी रूट कॉज है। हाँ, रूट कॉज है ये। अगर हम यही समझ लें, यही जान लें कि ये नहीं करना है, तो शायद जैसा आप बोल रही हैं कि बच्चों में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत ही रिमार्केबल होंगे, जो हम देख सकते हैं, और जो हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, परवीन जी। एक चीज मैं बता रही हूँ कि हम एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है। हम खुद अपना सुकून नहीं खोना चाहते, हम में इतना पेशेंस नहीं, बच्चे की हमको लगता है ये बस कैसे भी चुप हो जाए, कैसे भी खुश हो जाए। हमारा एक ही काम है कि बस उसको चुप करना,
क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं आंसू नहीं देख सकती। एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो आपकी इनर एम्प्टीनेस है। वो नहीं रो रहा, आपको लगता है ओ मेरे, वो जो आपका बचपन है जो आपको याद नहीं है, वो बचपन रो रहा होता है अंदर से, तो आपको सहन नहीं होता, तो आपको लगता है कि मेरे साथ जो हुआ हुआ, मैं इसको नहीं रोने दूंगी। और इसीलिए आजकल ये हो गया कि सब लोग ही सिखाते हैं कि हाउ टू से नो, हाउ टू से नो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को सिखाइए हाउ टू टेक नो, हाउ टू टेक नो। अगर बच्चे ये सीख जाएंगे ना हाउ टू टेक नो, तो एसिड अटैक्स बंद हो जाएंगे कि लड़की ने ना कर दिया तो एसिड अटैक कर दिया। चलिए वेल आगे सेड, वेल आगे। सेड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने भी यही सीखा है हाउ टू, मैं भी बोलती हूँ डोंट लर्न टू से नो, बट आज से मेरा टेक अवे हाउ टू टेक नो, क्योंकि ये बड़ा एकदम सेटबैक लगता है कि ये मना कैसे हो गया। मुझे तो मना बिल्कुल कर सही दिया। बात करी। हाँ, मुझे मना करी, बिल्कुल सही बात है। और यही छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने व्यक्तित्व में ले आएंगे तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान हो जाएगी ये समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आइडियल सोसाइटी जो कभी नहीं होनी हो सकती है, शायद हो जाए। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो आज या मुझे आपसे बात करके ये तो बिल्कुल यकीन हो गया है कि ये इम्पॉसिबल काम नहीं है, पॉसिबल है। और जो पॉसिबल है वो हम कर ही लेंगे धीरे धीरे, आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़े हैं तो। एक सवाल आया है, हमारे श्रोता ने पूछा है कि आजकल पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, तो इन ये भी एक बैड पेरेंटिंग तो मैं नहीं शब्द बोलूंगी, बट पेरेंटिंग में कुछ कमी की क्या ये वजह हो सकती है? क्योंकि वर्किंग है, मेरा मुझे लग रहा है कि ये वो जो बोलना चाह रहे हैं, शायद हम सब वर्किंग हो चुके हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, समय उतना नहीं दे पा रहे। तो इसी के साथ मैं अपना एक सवाल जोड़ रही हूँ, तो क्या अगर जो वर्किंग नहीं है, जो पूरा समय दे रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क आ रहा है? ये सवाल आपकी तरफ। ये क्या था कि कोविड के टाइम पे कौन से डीपीएस उदयपुर या कौन से स्कूल वालों ने ये रखा था, क्योंकि उस टाइम की बहुत ज्यादा हो गया था। क्योंकि उस टाइम बच्चों के साथ एक नया इश्यू खड़ा हो गया था कि वो बच्चे पहले तो मेंटली प्रिपेयर थे कि मेरे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, है ना, इसलिए टाइम नहीं देते। बाद में वो देखते थे 24 घंटे घर में हैं, लैपटॉप पे हैं, नेचुरली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, फिर भी वो टाइम नहीं दे रहे। तो देखिए, कभी भी ये आप याद रखिएगा कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर्स। एग्जैक्ट। अब लोग कहते हैं कि क्वालिटी टाइम दें कैसे। क्वालिटी टाइम देने के लिए यही है कि आप आप खुद सोचिएगा कि मतलब मैं तो थोड़ा सा मेरे लिए हो जाता है कि शायद मैं पेरेंट्स का विरोध कर रही हूँ। मैं पेरेंट्स का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मानना है कि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे को पालना पोसना नहीं है, पेरेंटिंग है खुद को बड़ा करना। हम जो बाहर बिल्कुल। बच्चा है ना उसकी वेलबींग सोच रहे हैं, जो मेरा जो इनर चाइल्ड है उसको तो मैं सोच ही नहीं रही, मुझे रेस करना है इनर चाइल्ड को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ, क्वालिटी टाइम देने की जो बात है, हम फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, ठीक है, और हम हैप्पी हो जाते हैं। घर में हम बिल्कुल। 15 घंटे रहते हैं, फिर भी हम हैप्पी नहीं रहते। क्योंकि क्या होता है, दोस्त हमारी बात सुनते हैं, मैं उनसे वो कह सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, बच्चों, देखिए, आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन ये थोड़ी ना है कि समय बदलता है तो परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, आपको उसी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। आज मैं कह दूं कि नो गैजेट्स, नो मोबाइल, नथिंग, तो ठीक बात है। मैं कहती हूँ 13 ईयर्स तक बच्चों को गैजेट्स नहीं देने चाहिए। आप टीवी पे ही दिखा दो ना, टॉम एंड जेरी या छोटा भीम या जो भी दिखाना है उस पे टीवी पे दिखा, नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। तो मेरा मानना यह है कि आप जितनी सी देर बच्चे के साथ हैं, आप एक्टिव लिसनर बनिए। हम एक्टिव लिसनर नहीं होते। वैसे तो हम बड़े भी जब बात करते हैं ना, तो हमेशा मेरे को कोई बात कह रहा है तो मैं बात नहीं सुन रही, मैं सोच रही हूँ मुझे आगे उसका जवाब क्या देना है, इसकी तैयारी में कर रही होती हूँ। ऐसे ही हम बच्चों के साथ करते हैं। अभी एक मेरे पास वीडियो आया था, उसका मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ, व्हाट्सएप पे था कि एक छोटी बच्ची है, वो अपनी ना मम्मी को, वो अपन बच्चे करते हैं ना दरवाजे के पीछे छुप के, वो तो ऐसे वो करती है, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है, वो आगे बढ़ गई किचन में काम करने। पापा सच में डर जाते हैं और गिर जाते हैं और बच्ची के साथ खेलते हैं। बच्चे को ये क्या मिला, वैलिडेशन मिला, उसको लगा उसने उसने अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंट एक्टिविटी की। अब आपने जो बच्चे को ये इतना सा अपनेपन का टाइम दिया, इनफ है। बजाय इसके कि आप
5 घंटे उसके साथ हैं और आप एक्टिव लिसनर नहीं है। आप, क्योंकि देखिए हम सबकी प्रॉब्लम मैं बताऊं, हम सब अपने आप को अनसीन अनहर्ड महसूस करते हैं, और ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो ये डायनामिक है, यही हमारे यहाँ पे कहाँ पे आ जाती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी यही होती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बच्चों को सिर्फ सुनिए, सुनना सीखिए बच्चों को, वो चाहे 5 मिनट्स ही हो, लेकिन उस टाइम एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए, एजेंडा उसका होना चाहिए। उससे पूछिए कि क्या खेलें, ना कि उसको होता है नहीं बेटा अपन तो लूडो खेल लेते हैं, नहीं बेटा आज अपन कैपिटल याद करेंगे, इसलिए कैपिटल वाला गेम खेलेंगे। नो 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 नो, उस टाइम नो स्टडी, नो होमवर्क, नो ज्ञान, नो उपदेश। आप बच्चे को सिर्फ अगर कम टाइम भी देंगे, वैसे मैं आपको बताऊं, कहा जाता है अगर 20 मिनट्स भी दिन में आपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दिए हैं, इनफ है। क्या हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते? और अगर इतना टाइम नहीं निकाल सकते तो आपको बच्चे इस दुनिया में लाने से पहले सोचना चाहिए था। इट्स अ 20 ईयर प्रोजेक्ट, ये कोई 20 मिनट देखिए, पैदा होने के लिए तो वाकई में 10 मिनट्स इनफ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि भगवान ने आपको अगर अपनी जिम्मेदारी दी है, गिफ्ट दिया है, तो आपका फर्ज बनता है। अच्छा, भगवान ने आपको वो गिफ्ट बिना किसी मैनुअल और गाइड के दिया है, आपको उस बिना मैनुअल और गाइड वाले गिफ्ट को समझ के और एक अच्छे इंसान के रूप में सोसाइटी को रिटर्न करना है। तो आप क्वालिटी टाइम दीजिए। टाइम मैं नहीं मानती, आप रात को क्या सोते नहीं है क्या? तब बच्चे से बात कीजिए ना, तब बच्चे से बात कीजिए, स्टोरी सुनाइए, उससे सुनिए, वो कहना चाहता है कुछ। हम टीवी ये एड देख के तो बहुत खुश होते हैं कि एशियन पेंट का एड है, हर दीवार कुछ कहती है। अरे हर इंसान कुछ कह रहा है, सुनो, कनेक्ट विद देम। हम बच्चों को से कनेक्ट नहीं करते, उनको करेक्ट करते हैं, और इस करेक्शन में हम कनेक्शन मिस कर जाते हैं, और सारी प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम ही यही है कि ऑल आर डिस्कनेक्टेड। हम सब अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको दूर कर दिया हमसे। तो अब इसका इसका तो यही रिजल्ट होगा। तो इसलिए टाइम मैं नहीं मानती, ये हम अपने लिए एक कन्वीनियंट रास्ते निकालते हैं, क्योंकि मुझे भी मोबाइल पे बहुत सारे व्हाट्सएप करने होते हैं, मुझे मेरी रील पोस्ट करके, वो पोस्टिंग भले से 1.5 मिनट का काम है, लेकिन उसके लाइक्स कितने आए, ये मुझे भी तो एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कि वाह मुझे कितना एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में भी तो वो क्रेविंग है कि मुझे भी तो बचपन में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, एडमायरेशन नहीं मिला, रिजेक्शन और इसके बीच में ही पाला गया है। तो मैं इस रिजेक्शन से इतना डरती हूँ कि वो मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर दे, उस डर में मैं, मेरा कॉन्फिडेंस हो जाता है, सब कुछ मैस हो जाता है मन के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये वैलिडेशन का जो प्रॉब्लम है, और आजकल शायद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि ये हम ऑन द फेस होने लगा है। कल पिछले जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तब हमने कुछ बात कह दी तो किसी पसंद नहीं आई तो मान लीजिए एक बात बोल दिया। बट अगर आज हमने एक पोस्ट किया है, तो शायद अगले साल भी कोई ये कमेंट कर सकता है कि तुमने ये गलत बोला है। तो वो बात आप छुपा नहीं सकते, उसे यहाँ पर कापिट नहीं कर सकते। नहीं, एक चीज और है कि जो जैसे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो थी पहले, वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वो बेस्ड थी कंट्रोलिंग पे। ठीक है भाई, मैं बड़ा हूं, मेरी चलेगी मेरी, लेकिन क्या था, हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो बच्चा क्या होता था कि उसकी बात माँ ने नहीं सुनी तो पापा ने सुन ली, पापा ने नहीं सुनी तो चाचा ने संभाल लिया, चाचा ने भी डांट दिया, हो सकता है कि चाची का बेटा मेरे साथ है। तो बहुत सारे लोग होते थे। अब तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुचकार के गले लगा लेता था, और कोई ना कोई तो कहता था अरे वाह वाह, क्योंकि इतने मेंबर्स होते थे। अब तो मेरे को टोटल वैलिडेशन भाई आप लोगों से चाहिए। मैंने भी नेहा तुमसे जब बात की थी तो कहा था मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच है, और शायद वक़्त की मतलब ज़रूरत भी है। और इसी जो आप अभी आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बात कर रही हैं, मैं उसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी और जो आज की पेरेंटिंग में, पहला सवाल तो ये है उससे जुड़ा हुआ कि क्या फ़र्क है? और उसका ही आगे एक्सटेंशन मेरा सवाल है कि क्या बेहतर है? बेहतर है कॉन्शियस पेरेंटिंग। पहले एक्चुअली देखिए, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो थी वो कंट्रोल बेस्ड थी, हायरार्की बेस्ड थी, कि मैं पापा हूं जी। तो तुम्हें मेरी सुननी चाहिए,
यू हैव नो राइट, जी है ना, टू से एनीथिंग और टू डिनाई, है ना। तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग उसके लिए तो अच्छी थी कि बच्चे के लिए कुछ मायनों में, देखिए मेरा मानना है कि मिक्स होना चाहिए। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मतलब जहां सब लोग रहते हैं वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता था इसमें कि हर इंसान एक अलग चीज बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कॉन्शियस पेरेंटिंग, अगर सब लोग कॉन्शियसली डील करें, कॉन्शियस होने का मतलब क्या है कि अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के लिए माइंडफुल होना, प्रेजेंट में जीना, तो वो हम नहीं जानते। मैं एक्ट या रिएक्ट करती हूँ किसी ना किसी मेरी पास्ट कंडीशनिंग के उससे। अब मेरी कंडीशनिंग है ट्रेडिशनल, मैंने ये सीखा है कि मैं बड़ी हूं, मेरी बात मानो, मैंने दुनिया देखी है, तुम क्या समझते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें बेस्ट जो तो रहता है वो यही है कि बी इन द मोमेंट। कॉन्शियस पेरेंटिंग ज्यादा बेटर है, लेकिन रहना बहुत सारे लोगों से, वो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा था, लेकिन उसमें अगर पेरेंट्स कॉन्शियस हैं तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस चीज का, लेकिन हायरार्की बेस्ड नहीं अच्छा होना चाहिए ओके पेरेंटिंग। जी जी जी। जैसे आज के टाइम में, आज के दौर में बोला जाता है कि माँ बाप अब दोस्त ज्यादा हो गए हैं। माँ बाप एक समय के बाद वो दोस्त हमारे ज्यादा हो जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो बेहतर भी है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे पहली जनरेशन थी, उनमें बहुत गैप होता था पेरेंट और बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड। आज के गैप में अगर मैं अपने घर की बात करूं तो गैप नहीं है। मेरे फादर, मेरी मदर, वी आर फ्रेंड्स, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। हम आराम से कोई भी बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, सब सही गलत की आराम से बात हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं कि मेरे फादर से मैं ऐसा बात ना कर सकूं या मेरी मदर से ऐसा बात कर सकूं। राइट। तो मुझे लगता है शायद फ्रेंडली एक नोशन पे हम यहाँ एक ही यहाँ प्लेटफॉर्म। आपने सही बोला, यहाँ जी आपने सही बोला। एक्चुअली मैं इसी को चीज के लिए सोच रही थी कि हमें बच्चों का दोस्त बनने, फ्रेंड बनने से ज्यादा हमें फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है। जी जी क्योंकि जी, हाँ एग्जैक्टली। दोस्त बन गया ना, तो फिर वो कुछ भी बोलेगा तो भी आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं बिल्कुल होगा। एग्जैक्टली, तो मेरा भी फ्रेंडली ये। एटीट्यूड, हाँ जी, फ्रेंडली, ये आपने जी जी, सही बोला। बिल्कुल सही बात कही। फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात कही कि फ्रेंड नहीं बन जाना है, फ्रेंडली एटीट्यूड रहना है। यही या बहुत न्यूएंसेस होते हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसे हमने शुरुआत में चर्चा में बात करी थी क्राइम रेट इन चिल्ड्रन, तो मैंने जैसे आप कोई भी क्राइम ले, हीनियस क्राइम ले, जो छोटी उम्र के जो जुवेनाइल जो क्राइम्स होते हैं, तो क्या आप अपनी बातचीत से या कुछ थेरेपी से क्या वो रिवर्स हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे सही हो सकते हैं, या द डैमेज इज डन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा बच्चे को लूँ, जैसे हम निर्भया कांड को लें या किसी भी कांड को लें, जैसे माइनर कल्प्रिट होता है, तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल, ये थेरेपीज होती हैं ऐसी। देखिए, लेकिन बस वही है कि उसमें ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए क्या होता है नेहा, कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे ऐसे कहते हैं ना कि बच्चा तो एक खाली स्लेट है, उस पे जो उस पे लिखना है, जो भी चाहो वो लिख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा खाली स्लेट नहीं है। वो जो सोल आई है, वो कुछ अपने साथ में, कुछ अपने कर्माज लाई है, कुछ पास्ट लाइफ लेकर आई है। देखिए क्या होता है कि दो बच्चे हैं सेम पेरेंट्स के, उन्होंने सेम इबारत लिखी बच्चों की उस स्लेट पे। ये पता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, सब ये कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। तो अब कुछ लोग तो क्या होता है, अपने साथ कुछ बैगेजेस लेकर आते हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। ये हमारी इंडियन माइथोलॉजी कहो, फिलोसफी कहो, वॉट एवर कहो, लेकिन ये है, कुछ हम बैगेजेस लेकर आते हैं। लेकिन एनवायरमेंट अच्छा मिले तो हम उन बैगेजेस से फ्री हो सकते हैं। और उन बैगेजेस से फ्री होने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस। तो मैं ये तो कभी भी नहीं कहूंगी, देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इमोशन, वो इस ब्रेन की हम कंपैरिजन किससे करते हैं? आसमान से, आकाश से। वही वही है, शेप वही है। तो इसलिए ये तो मैं नहीं कह सकती ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो ओके सकता है, बस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या हमने आपने बचपन में कोई गलती नहीं की?
कोई हम हीनियस को छोड़ दो, देखो हीनियस में तो बहुत चीजें मैटर करती हैं, लेकिन बिल्कुल। आपने और मैंने भी गलतियां की हैं, लेकिन क्या है कि रिवर्स हुँ, होता है, लेकिन उसके लिए एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनको रिमांड होम में रख दिया या वो क्या बाल सुधार गृह में रख दिया और एक डंडा लेके टीचर है वहां पे, उनसे कुछ नहीं बदलता, या पुलिस है या कानून बन गए, उनसे कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, कानून हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, वो भी तुम्हारे और मेरे जैसों बिल्कुल। के, लेकिन हमारे हुँ, इंटरनल बिहेवियर को तो कंट्रोल या उसको हम इवॉल्व जो है ना, वो हमारे हुँ, कॉन्शियस पेरेंटिंग से ही होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टीवी, ये मीडिया, सब सब पीयर ग्रुप, स्कूल, एजुकेशन, इन सब का मिला जुला हम पे असर होता है, लेकिन फिर भी उनमें जो टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट जो है वो है पेरेंट्स, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं परसेप्शन हमारे पेरेंट्स ही देते हैं। मैं और मेरा बच्चा अगर एक सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, तो जी, आप कब तक रोकोगे? आजकल जो दिख रहा है उनको आप नहीं रोक सकते ना, नहीं, क्या जी, आप रोकोगे? बिल्कुल। बेहतर है उन चीजों पे चर्चा करिए, उसके परसेप्शन को जानिए, उसके परसेप्शन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो ये समझे कि जैसे आजकल तो यही दिखाने लग गए हैं कि अगर लड़का मतलब उससे अच्छा परफ्यूम लगा रखा है तो लड़कियां आएंगी, लड़कियां आना अच्छा, मतलब हीरो। तो आपको ये जी, सब चीजें चेंज करनी है, उनको सिखाना है, उनको कॉन्शियस करना है कि इट्स नॉट लाइफ। तो ये सब जी, तो चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। तो मैं ये कहती हूँ जो इस तरह के हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनके अगर वो माइनर हैं तो उनके माइंडसेट पे काम किया जा सकता है। वैसे भी हमारे यहाँ तो बिल्कुल। आपको पता ही है ना, वाल्मीकि जी तो डाकू थे, वो जी, बहुत बिल्कुल, बड़े, तो रिवर्स तो होता बिल्कुल, है, लेकिन हो उसके लिए सकता है, एक बिल्कुल। होलिस्टिक एनवायरनमेंट, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जी, ठीक जी। है। जी, बहुत ही पॉज़िटिव नोट से आपने बोला है कि स्कोप है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी आगे चर्चा में कि एज़ अ काउंसलर आपके सामने क्या कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं या आए हैं, जिसे आपने देखा है कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो वो उन चैलेंजेस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? सबसे बड़ा फ्रॉम तो द पेरेंट्स ये एंड चिल्ड्रन। हाँ, सबसे बड़ा तो पेरेंटल ईगो इज द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, जिसको हिट करना ही बहुत ओके, मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो पेरेंट हूँ, मैं तो करेक्ट हूँ, तुमको मैंने पैदा किया है। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा कह रहा है कि मैं आपके थ्रू आया हूँ, मैं आप नहीं हूँ, मैं एक एक अलग यूनिट हूँ, एंटिटी हूँ। आप आपके थ्रू आया, यू आर जस्ट द मीडियम जो मुझे इस दुनिया में लाए हो। तो पेरेंटल ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब मैं इस, अब तो खैर बहुत ज्यादा इन पे बात होने लग गई है ना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जी, कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, वो पेरेंटल ईगो को मतलब नॉक करना, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया ना, मैंने बताया ना कि हमको अप्रूवल, डिसअप्रूवल, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, इन पे ही हमको पाला गया है, गुड बैड, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। अब मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप यहाँ गलत हो, ओ नो नो, ये तो गलत है, मैं तो रिजेक्ट, मैं गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर गलत है इसका मतलब यू आर नॉट गुड इनफ, और अगर तुम गुड इनफ नहीं हो तो तुमको कोई इस सोसाइटी में रहने का हक नहीं है। तो यहाँ पे मैं मतलब ऐसे ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मैं हूँ चाइल्ड काउंसलर, लेकिन मैं थोड़ा बच्चों की काउंसलिंग कम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती पेरेंट्स है। को। यहाँ मैं पेरेंट्स एक बहुत बहुत ही माइन्यूट सी बात का एक एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ। मुझे लगता है इससे शायद जी, जो लोग भी सुन रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, कि हमारे छोटे छोटे से जेस्चर बच्चे के जीवन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। एक मेरे पास केस आया, एक बच्ची थी हमारे नोन, उसने कहा कि आंटी मेरी एक फ्रेंड है, उसके ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और एक दो बार तो उसने अटेम्प्ट भी किया, तो आप उससे मिलिए। मैंने कहा क्योंकि क्या हो गया ऐसा? तो उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, उससे मैंने और डिटेल में बात करी जितना मैं कर सकती थी। तो एक मिनट मैं इसको चार्जिंग ऑन कर लूं, है ना? हाँ। जी, जी, तो जी, हमने उससे डिटेल में बात की, तो मुझे समझ में नहीं आया, ओनली चाइल्ड, वेल ऑफ फैमिली की बच्ची, और पेरेंट्स बहुत पैम्पर, बहुत ही केयरिंग, लविंग, और बहुत उसको पैम्पर करते थे।
हमने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की। उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरी इस दुनिया में जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं मर जाना चाहती। तो मैंने कहा भाई तुमको किसने कहा तुम्हारी दुनिया में जरूरत नहीं है? बोले कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने कहा क्या कह के छोड़ा? बोले उसने कहा कि मैं काली हूँ। तो मैंने कहा 3 साल से आप रिलेशनशिप में थे, तो आपको आप काले नहीं दिखे? बोले हाँ आंटी, वो कहता है मैं काली हूँ, और अगर मैं काली हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतनी सी बात पे क्या सिर्फ इतना सा मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरी इतनी बड़ी गिफ्ट जो मेरे को लाइफ मिली है, उस पे भारी पड़ रहा है? ऐसा क्या है? हमने बहुत जानने की कोशिश की, उस पेरेंट्स से भी बात की, उनका होम एनवायरनमेंट हमने विजिट किया। तो मैंने देखा कि कुछ नहीं था वहां पे। पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा हमने कभी इसको मार्क्स के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि ये पढ़ाई में भी ठीक ही थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, तो क्यों कहेंगे। और कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उसने जॉब भी छोड़ दी लड़की ने इस चक्कर में, क्योंकि उस लड़के ने छोड़ दिया तो उसने जॉब छोड़ दी, अपना जीवन छोड़ने को तैयार थी। अब यहाँ पे आप देखना कितना बड़ा, कितनी छोटी सी बात, कितना बड़ा इम्पैक्ट। हमने काफी बात की। पता है क्या बात निकल के आई? बस मैं एक लाइन में समझा दूंगी तो तुम समझ जाओगे। उसके पेरेंट्स ने उसको कभी उसकी बॉडी इमेज को लेके कुछ नहीं कहा, काली हो गोरी हो जाओ, नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। लेकिन वो जब टीनेज में थी, तो और जब वो छोटी थी तब उसको गोरे होने के लिए मतलब ऐसे ऐसे खूब एफर्ट मारते थे और फेयर एंड लवली गिफ्ट किया करते थे। फिर मैं समझ गई कि वो एम्प्टीनेस दी पेरेंट्स ने, वो एकदम से शैटर हो गई जैसे उस लड़के। तो उसको लगा यस, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था ना, क्योंकि मुझे फेयर एंड लवली देते थे, क्योंकि गोरा होना बहुत जरूरी है। तो अब आप देखिए, एक जेस्चर था, उन्होंने कहा कुछ नहीं। घर में जब सामान आता था तो उसमें एक फेयर एंड लवली आती थी, उस बच्ची को दी जाती थी कि कीप इट इन योर एलमीरा, अपने अपने सामानों में रख लो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हमारे छोटे से जेस्चर का कितना बड़ा असर बच्चे के ऊपर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं बहुत फ़र्मली, मेरा खुद स्ट्रांगली बिलीव है कि हम कुछ कहें, कुछ करें नहीं, बट बच्चा हर ऑब्जर्वेंट बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, और बहुत स्पॉन्ज सब होते कुछ वो। वो ऑब्ज़र्व करके। जी, बिल्कुल, जैसा आपने कहा था स्पंज होते हैं कि वो देख के ही, ऑब्ज़र्व करके ही बहुत कुछ सीखते हैं, और हम पेरेंट्स सोचते रह जाते हैं कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तो ये हाँ जी। कैसे ऐसी हीन भावना या कोई भी ऐसी भावना हमारे बच्चे के अंदर आ गई। बिल्कुल सही बात कही। समय नहीं, बातचीत मैं यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तुम तुमको मैं यहाँ दो बहनों की भी 1 मिनट की बात बताती हूँ कि जी, जी, दो जी। सिस्टर्स थी। एक गुड लुकिंग थी, एक सोशली नॉर्म्स में कम गुड लुकिंग थी। मैं तो यही हाँ, मानती हूँ कि जी, जी। ये तो कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है इसके। तो हर आने बिल्कुल। वाला और उसके जी, पेरेंट्स जो कम अच्छी लगती थी उसको कभी नहीं कहते थे कि तुम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो अच्छी लगती थी उसको हमेशा कहते थे अरे ये तो बहुत अच्छी लगती है, तो जापानी गुड़िया है। अब उसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो हुँ, वहां पर अपने आप को रिजेक्टेड, डिसअप्रूव्ड फील कर रही। मतलब सुंदर होना अच्छा है और वो सुंदर है, इसका मतलब वो स्टैटिस्टिक्स लग गई दिमाग में कि मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ तभी मुझे कोई नहीं है। तो और ये फिर एक जेलस, एक इनकम्प्लीट की फीलिंग ये फिर हमेशा रहती है, जो कि हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे रिलेशंस में रिफ्लेक्ट होती है। और हस्बैंड वाइफ भी दोनों पर यही कहते रहते हैं। वो एक ट्विन बैगर सिंड्रोम होता है कि गिव मी गिव मी गिव मी, कि तुम मुझे वैलिडेट करो। बोले तुम मुझे वैलिडेट करो, तुम मुझे वैलिडेट। तो ये चलता ही रहता है। तो पेरेंटिंग ट्रू, बहुत ट्रू, जरूरी ट्रू। है, और मैं आप लोग का बहुत थैंक्स दूंगी कि इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है जो लोग सोचते होंगे शायद कि कुछ ज़रूरी नहीं है, वो आज के बाद ज़रूर सोचना समझ जाएँगे कि कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। और बातचीत तो आपसे बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारी हमने ज्ञान की बातें ली हैं, बस समय के अभाव से हमें बातचीत को थोड़ा-सा विराम देना पड़ेगा। बट जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो आज के समय के लिए मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के बीच में आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो क्या करें ऐसा? क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बच्चे को मैंने कहते हुए सुना है, मैं भी कुछ साल पहले टीचिंग में थी, तो छोटे से छोटे बच्चे मुझे बताते थे कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो इसका पेरेंट्स कैसे अपना हल कर सके, इस पे थोड़ा सा बताइए प्लीज। स्टॉप करेक्शन
स्टार्ट कनेक्शन। कनेक्शन इज मिसिंग। ब्यूटीफुल। हम बस करेक्ट करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं, और जैसे ही आप किसी को करेक्ट कर रहे हो तो बोल रहे हो उससे कि तुम करेक्ट कर लो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और बच्चा हर टाइम यही सुनता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो मुझे गुड होना है, गुड होना है, गुड होना है। तो बच्चों के साथ कनेक्शन बस बना लीजिए, आप देखिएगा जिंदगी, आपके रिश्ते सब बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। और उसके लिए जरूरी है अपने इनर कंपास को सही करिए, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। एक लेडी ने बताया था, वो मैंने पढ़ा है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कि एक बच्चा था, वो 7-8 महीने का बच्चा, वो अपने मॉम से फीड नहीं लेता था, मुंह फेर लेता था, डिस्कनेक्ट रहता था। तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने काउंसलर को कांटेक्ट किया, तो काउंसलर ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। होम विजिट किया तो देखा, जब माँ किसी कारण से रूम के बाहर गई तो बच्चा उस काउंसलर से कनेक्टेड हो गया, मतलब खेलने लग गया, मुंह बनाने लग गया, एक्सप्रेशन देने लगा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, बोले ये तो अब वो मदर सोचेगी पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन जब पूरा पास्ट में उनके गए तो यही निकल के आया कि वो जो लेडी थी ना, वो अंदर से अपने आप से डिस्कनेक्टेड थी। क्योंकि उसके जो फादर थे वो अल्कोहलिक थे, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे। तो वो बच्ची हमेशा अपने पापा के साथ को, उस एडमायरेशन को इतना क्रेव करती थी कि वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हुई। जब हम खुद से डिस्कनेक्ट रहते हैं तो जनरली हम दूसरे लोग भी हमसे डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो वो बच्चा कहता था नो नो नो, तो आपके तो अपने इतने सारे बैगेजेस हैं, मेरे को तो दूर रखो, मतलब मन में सोचता था। तो ये जो चीजें ये जी होती हैं, इसके लिए जरूरी है अपने इनर कंपास को ठीक करिए, बच्चों को करेक्ट मत करिए, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। बिल्कुल, बहुत सही और बहुत ही कम शब्दों में आपने एक हमें ये सीख दी है कि स्टॉप करेक्टिंग देम, कनेक्ट। और जो आज का टेक अवे है, और हमें समझ में आ चुका है, हम ये सब जान चुके हैं कि हमें कॉन्शियस अपने ऊपर काम करना है, इंस्टेड ऑफ हम अपनी सारी एनर्जी जो बच्चों को सुधारने में लग जाते हैं, उसकी थोड़ी सी एनर्जी अपने को ठीक करने वो में लगा दें। स्पॉटलाइट तो बदलनी है, अपने आप जी स्पॉटलाइट का बिल्कुल डायरेक्शन बदलना है, बस इधर बिल्कुल मोड़ना है, अपने आप को देखना है। करेक्ट। जी, जी। तो आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत अवेयरनेस हुई है, बहुत जानकारी मिली है, और ऐसी जानकारी जो हर घर में लाभकारी हो, कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें हम ये गलतियाँ ना कर रहे हों। ये छोटी-छोटी गलतियाँ अनजाने में, जाने में हम सब कर रहे हैं। तो आज के बाद, इस चर्चा के बाद, डॉक्टर सीमा से मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, शायद, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी गलतियों को अब हम सुधार लेंगे और समाज में एक अच्छे बच्चे को जन्म देंगे। सिर्फ बच्चे को नहीं, एक अच्छे बच्चे को, एक समाज में रहने लायक जो सामाजिक प्राणी है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पे आने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। वे उनको, आपकी बहुत पूरी टीम को थैंक यू कहिएगा हमारी तरफ से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।